आगे बढ़े बाबू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। चलिए, सब चीज सब लोगों को आवाज ही नहीं आ रही है। बोलेंगे तो जरूर आएगी आवाज। हम आपको ना कल तुर्की का भी इटली का एकीकरण पढ़ाए थे और जर्मनी का एकीकरण। आज हमको प्रथम विश्व युद्ध पढ़ाना है। प्रथम विश्व युद्ध में आपको जो मटेरियल लिखा है उसमें 28 जून लिख दिया, 28 जुलाई लिख दिया, 28 जून होना चाहिए, 28 जून होना चाहिए। चलिए हम अब आगे समझते हैं आप लोग को। 28 जून की जगह 28 जुलाई लिख दिया बकलवा। हम आपको इससे पहले हम इटली का एकीकरण पढ़ाए थे, याद कीजिए। इटली, इटली का एकीकरण। एकीकरण, एकीकरण मतलब एक होना, कई टुकड़ों में था। भारत का एकीकरण किसने किया? सरदार पटेल। तो इटली का एकीकरण होने के बाद इटली में क्या आएगा? इटली का फांसीवाद। इटली का फांसीवाद, फांसीवाद, इटली का फांसीवाद। दूसरा क्या होगा? जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। ये मोबाइल कोनो झंझना रहेगा हो ना। एकीकरण। उसके बाद होगा जर्मनी का नाजीवाद। जर्मनी का नाजीवाद होगा। डोमिटो मुसलिनी था एकीकरण में, यहाँ नाजीवाद का डोमिटो मुसलिनी, और इसका हिटलर, हिटलर था। ये तो पढ़ा दिए। ये आपको फर्स्ट स्टेप में पढ़ाएंगे और ये आपको सेकंड स्टेप में पढ़ाएंगे। यही ससुरे सब जो थे सब ना द्वितीय विश्व युद्ध करा दिया सब। इसके बाद हम आपको कल पढ़ाए थे रूस की क्रांति। रूस की क्रांति, रूस की क्रांति। आपको बताए थे रूस की क्रांति दो चरणों में हुई थी। एक जब जापान से हारा था 1905 में, तो उस समय 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार हो गया था। और एक प्रथम विश्व युद्ध में हारा था। तो प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने से पहले ही रूस को पता चल गया था कि हार गया। तो 1917 में भी हो गया था। इस समय लेनिन था यहाँ पे। लेनिन ने ट्रेको सेना और ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। लेनिन को सोवियत संघ का पितामह या फादर कहा जाता है, जबकि आधुनिक रूस का जनक स्टालिन को कहा जाता है। रूस की क्रांति को बाल्शेविक क्रांति या साम्यवादी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। रूस की क्रांति प्रेरित थी कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पे ये सब पढ़ा दिए। रूस की क्रांति। जर्मनी के एकीकरण में सबसे प्रमुख काम किया था बिस्मार्क। बिस्मार्क को गुप्त संधि का जनक कहा जाता है। वह प्रसा का राजा यानी प्रसा का राज्यपाल था, यानी प्रसा का सबसे पहले वही गवर्नर बना था। जर्मनी के संविधान को वीमर संविधान कहते हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता है। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा जो आ रहा था, वह इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा बताइए कौन था? ऑस्ट्रिया था। ये सारा हम पढ़ा दिए थे आप लोगों को। समझ में आ गया कि नहीं? सर चुनाव रिजल्ट क्या आएगा? बाबू आप लोग को ये सब चीजों से क्या ही मतलब बनता है? आप खुद से सोच के देखिए कि अगर आपकी घर की जो स्थिति है, चाहे वो बीजेपी पूर्ण बहुमत से आए या कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आए, आपके घर की स्थिति में क्या चेंजिंग आने वाला है? जितना जल्दी हो सके इस हकीकत को आप पहचान जाओ बाबू। हम लोग को देखो हर चुनाव में कोई मतलब था। देखो होता क्या है ना कि हमारे देश में एक मेंटेलिटी है कि हम देश चलाने के लिए या विकास के लिए वोट नहीं करते। हम वोट करते हैं सामने वाले को जिताने के लिए। अब वो जीत गया, काम खत्म। आपने तो नाकाम के लिए दिया। तो इसलिए ज्यादा किसी चीजों पे ना आप इंटर कोई एक हफ्ता से देख रहे हैं कोनो न्यूज पे कोई ध्यान ही नहीं है, तो ये होगा तो वो होगा ये होगा। आपके घर की स्थिति आप खुद बदलेंगे, ठीक है? इसलिए बेटर होगा आप जितना जल्दी हो अपने घर की स्थिति बदलिए। बूढ़े माँ बाप को इतना बस कामयाब हुई ना कि अगर माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उन्हें इलाज के लिए अगर कोई जरूरत पड़े तो आपको पैसे के लिए ना सोचना पड़े। वरना ऐसे देखिएगा तो सरकारी अस्पताल है, जाइए वहां पे जात नहीं मार डालेगा सब यहाँ पर। फांसीवाद क्या है जब पढ़ाएंगे बाबू? तो फांसीवाद पढ़ाएंगे। फांसीवाद का मतलब फांसी चढ़ा देना नहीं होता है, ठीक है? चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो 1905 और 1917, 1905 और 1917, 1905 और 1917 हो गया। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, रूस का एकीकरण। रूस का ये। अब हम प्रथम विश्व युद्ध देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार, वर्ल्ड वार। इसमें 37 देश भाग लिए। 37 देश ने भाग लिया था यहाँ पर।
अब ये शुरू कैसे होता है, तो एक राजकुमार की हत्या कर दी जाती है 8 जून 1914, 1914। और यह हत्या होती है एक सेरेजेवो नाम का शहर में, सेरेजेवो नाम के शहर में, सेरेजेवो शहर में एक हत्या होती है। और यह हत्या होती है ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की। और उसके बाद ये प्रथम विश्व युद्ध चालू हो जाता है। देखिए, कहानी पढ़ने के लिए आप प्रथम विश्व युद्ध चाहे जितना पढ़ लीजिए, बट एग्जाम के हिसाब से पढ़िएगा, आपको बेटर होगा। देखिए, ये हकीकत है कि इंग्लिश मीडियम वालों का रिजल्ट अब बेहतर होते जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल में जो एग्जाम मांग रहा है इंग्लिश मीडियम वाले वही पढ़ना चाहते हैं। समझ में आ गया। लेकिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, अभी तो बताएं बाबू, मटेरियल में जुलाई लिख दिया, आप जून लिख दीजिए। जो यहाँ लिखा हुआ है उसको देखिए, मटेरियल में आपके ना 28 जुलाई लिख दिया, तो यहाँ जून लिख दीजिएगा। आप लोग क्या होता है ना कि आप लोग को कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है, ये हुआ तो वो हुआ, ऐसे वैसे, ये उसको मारा, इधर मारा। मतलब प्रथम विश्व युद्ध 1 हफ्ता तक पढ़ेगा सब। प्रथम विश्व युद्ध एग्जाम के हिसाब से देखोगे आधे घंटे का टॉपिक है एग्जाम के हिसाब से। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यदि अगर हम आपको समझाएं, तो वह शिक्षक लोग जो विद्यार्थियों को माया जाल में फंसाए लोग ना, कि बड़ा रहा तो कहते हैं कितना कम पढ़ा दिए। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम में क्लास में जाइएगा, आपको समझ में आएगा कि वहां पे एक टू द पॉइंट पढ़ना होता है। तो इसमें भी वर्ल्ड वार में भी, फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं पढ़ना है आपको, बहुत ज्यादा चीज नहीं पढ़ना है। देखो 28 जून को क्या होता है समझिए। ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, ऑस्ट्रिया के राजा, ऑस्ट्रिया के राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार ये गए थे सेरेजेवो में। इनका नाम था फर्डिनेंट, 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 फर्डिनेंट। इन्हीं की क्या कर दी जाती है, सेरेजेवो में हत्या कर दी जाती है। सेरेजेवो में इनके क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी गई। फर्डिनेंट की हत्या कर दी गई। कहां पे हत्या कर दी गई, सेरेजेवो में, बोस्निया की राजधानी सेरेजेवो। ये गए थे राजकुमार, और वहीं इनकी हत्या कर दी गई थी। वहीं इनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई थी। और इसी हत्या के बाद प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया। अब प्रथम विश्व युद्ध में केवल 37 देशों ने भाग लिया, तो कैसे आप इसे विश्व युद्ध कह सकते हैं, 37 देशों का युद्ध कहना चाहिए। देखिए, 37 देश इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हुए थे, 37 देश इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हुए थे। बट वो 37 देश इतने पावरफुल थे कि बाकी देशों पर उनका सत्ता चलता था। तो भारत इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, जबरदस्ती ब्रिटेन ने झोंक दिया था। और याद कीजिए, प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने भारतीय सैनिकों को प्रेरित किया था कि तुम युद्ध में भाग लो, जिस कारण अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को सार्जेंट की उपाधि दिया गया था। और महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में इसे भाग इसीलिए लिया था कि शायद प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत को आजादी दे दे, बट उन्होंने आजादी नहीं दिया। तो आप तो ऐसे 37 देशों में भारत को आप काउंट नहीं करिएगा कि भारत ने शामिल लिया कि नहीं, लेकिन आप इनडायरेक्टली तो उसे शामिल करेंगे। तो पहला रीजन ये कि जो 37 देश थे वो बड़े बड़े शक्तिशाली यूरोपीय देश थे, अमेरिकन देश थे, इधर जापान वगैरह था। लेकिन उनका इनडायरेक्टली कब्जा उपनिवेश हर जगह पे होता था, इसलिए उसको भी शामिल कर लेते थे। और इस प्रथम विश्व युद्ध ने केवल डायरेक्टली 37 देशों में भाग लिया, लेकिन इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को डुबा दिया। अतः फाइनेंशियली डैमेज की वजह से इसे विश्व युद्ध कहा जाता है। फिजिकली तो यह 37 देशों का युद्ध था, इनडायरेक्टली जिन जो जो जैसे ब्रिटेन जहां लड़ेगा, हम लोग लड़ रहे थे, तो इसे विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है, तो 2 रीजन है। डायरेक्ट कितने लड़ रहे थे, तो 37 देश लड़ रहे थे। विश्व युद्ध करने के 2 रीजन, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी अपने उपनिवेश जहां जहां कब्जा किए थे, इनडायरेक्टली उनको भी, समझा गया, आगे बढ़े, तो इनडायरेक्टली उन्हें भी शामिल कर लिया यहाँ पर। दूसरा रीजन कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को इसने क्या कर दिया था बाबू, अपने चपेट में ले लिया था। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को अपने चपेट में ले लिया। किसी को दिक्कत, तो प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहा गया। आगे बढ़े। सर, राष्ट्रगान जॉर्ज पंचम के उसमें गाया गया था, बिल्कुल गाया गया था, उसी के स्वागत में गाया गया था। लेकिन बाद में हम लोगों ने देखा कि हमारे राष्ट्र पे वो फिट होता है, तो कोई जरूरी नहीं कि उन्हीं के स्वागत के लिए गाया गया था वो एक जगह। अब कोई गाना गा दे अभी, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि उन्हीं के लिए गा दिया गया यहाँ पे। उस हिसाब से तो देखोगे तो लाल किला भी मुगलों के लिए बनाया गया था, तो क्या करे आदमी, उलाट दे। उस तरह देखोगे तो संसद भवन जो है, राष्ट्रपति भवन है, इरविन के लिए बनाया गया था, तूर दे। अरे, उस समय देश गुलाम था, वो राष्ट्रगान देश के लिए गाया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत भाग्य विधाता भारत की जनता है। जब संविधान बन गया ना, देखो, जिस समय ब्रिटेन का हमारे ऊपर कब्जा था, तो हमारे भाग्य का निर्धारण ब्रिटेन ही करता था, ये हकीकत थी उस समय। तो भारत भाग्य विधाता उस समय ब्रिटेन था। लेकिन जब हम लोग लात जूता मार के ब्रिटेन को भगा दिए, तब हुआ कि भारत के भाग्य का निर्माण कौन करेगा।
तो कहा गया संविधान करेगा, तो कहेगा संविधान तो निर्जीव चीज है, वो तो आपको बस एक बांध के रखता है। तब उस संविधान में लिखा गया हम भारत के लोग, अतः अब हम अपने भाग्य के निर्धाता खुद हैं। कैसे हैं? हम अपने द्वारा चुनती है सरकार, चाहे वो गांव लेवल पे मुखिया हो, शहर लेवल पे मेयर हो, उससे बड़े लेवल पे विधायक हो, और बड़े लेवल पे अगर आप देखेंगे तो सांसद हो, और यही मिलके भारत का निर्माण करते हैं। अतः अब हम लोग को, हम क्या हो गए, भारत भाग्य विधाता हमारी जनता हो गई, हम और आप मिलके इस भारत का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन हम और आप कहाँ चल रहे हैं? युवा पीढ़ी देखिए, कोई किसी लाल पीला हरा में पड़ा हुआ है, या तो किसी नशे में पड़ा हुआ है। युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है भारत की। आधा युवा लड़कियों के पीछे पड़ा हुआ है, कुछ सिगरेट दारू शराब गुटखा पान बीड़ी इसमें लगा हुआ है, बचल कुचल कुछ राजनीति में लगा हुआ है कि हाई सरकार अच्छा हो खराब है। कुछ युवा है जो पढ़ाई कर रहा है, और उसी के बदौलत देश धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। बाकी तो इधर उधर 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 में खुद से देखिएगा, युवाओं में ये होना चाहिए, युवाओं में ये होना चाहिए। युवाओं को शक्ति दीजिए ना, अभी देखिए ना मोटरसाइकिल लेके एन्ने से ओन्ने घूमने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। प्रथम विश्व युद्ध समझ में आ गया? तो इतना तो ओवरव्यू आपको समझ में आ गया, छोटा सा कहानी है प्रथम विश्व युद्ध का। अब इसमें ना पूरी दुनिया दो भाग में बढ़ गई थी, पूरी दुनिया दो भाग में बटी थी। एक था मित्र राष्ट्र, क्या था? मित्र राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र, एलाइज कंट्री। एक क्या था बाबू? मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में सबसे बड़ा मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे सब, आप में कोई आइडिया? मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था, बोलेंगे? मित्र राष्ट्र में पहला बोलिए, मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, अंग्रेजी में बोलेंगे एलाइज। एलाइज मतलब समझौता किया हुआ, जो दोस्त आपस में थे सब। कौन कौन था बाबू? बोलो बोलो। जोसेफ मेजनी गलत थे तो फिर? जोसेफ मेजनी, देखो बाबू, युवा मतलब जो युवा हो, युवा मतलब आवारा युवा नहीं। कह रहे सर आप ऐसे बोल रहे हैं तो जोसेफ मेजनी, आप समझो, आप युवा हो या युवा अवस्था में आवारा हो, ये दोनों में फर्क होता है। अब आप कहिए युवाओं के हाथ में शासन शब्द होता है, जो गांजा फूक रहे हैं सब युवा, शराब पी के उल्टा है सब ऊ, रात को 2 बजे फोन पे बतिया रहे हैं सब ई युवा को, ये युवा आवारा है। तो युवा किसे होना चाहिए? समझदार युवाओं को होना चाहिए। एक बबुआ कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे बोले। अच्छा एक चीज देखना ना, भारत में ना ऐसे नहीं सन लोग हैं ना, तुम्हें हर जगह कमी निकालने वाले होंगे, इस ससुरों से कुछ नहीं हो सकता है। तो बताओ, इसमें ब्रिटेन, याद रखने का तरीका समझो, याद रखने को, अगर ब्रिटेन आएगा तो पक्का फ्रांस भी आएगा, क्योंकि दोनों एक के पास है सब। ब्रिटेन और फ्रांस साथ में आते हैं सब, ब्रिटेन और फ्रांस आएगा, ब्रिटेन और फ्रांस आएगा, ब्रिटेन और कौन आ गया? फ्रांस आ गया। अब देखो, अब अगर रसिया आया, कौन आया? रसिया, तो डिपेंड होगा कि अमेरिका आया कि नहीं। तो रसिया के साथ साथ अमेरिका भी आ गया और जापान भी आ गया, रसिया के साथ साथ अमेरिका भी आ गया और जापान भी आ गया। सोचो, मित्र राष्ट्रों में सब के सब पावरफुल थे सब, मित्र राष्ट्रों में सब के सब क्या थे? सब पावरफुल थे सब, सब के सब पावरफुल थे सब। समझ में आ गया? तो मित्र राष्ट्र याद रखने का तरीका बोलिए। ब्रिटेन आएगा तो फ्रांस आएगा, अमेरिका आएगा तो देखना है रूस आ रहा है ही नहीं आ रहा है। तो अमेरिका आया तो रूस भी आ गया और जापान भी आ गया। कौन आ गया? जापान, जापान आ गया। हो गया। अब देखते हैं एक्सिस, एक्सियल कंट्री, उसे कहते हैं धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, एक्सियल कंट्री, एक्सियल, एक्सिस या एक्सियल कहेंगे, धुरी राष्ट्र। ध्रुवी राष्ट्र है बाबू, धुरी, जो ध्रुवों पर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन आएगा ध्रुवी राष्ट्र में।
ध्रुवी राष्ट्र में कौन कौन आएगा? बाबू लोग बताएंगे ध्रुवी राष्ट्र में कौन कौन आएगा। वेरी गुड। इटली आएगा, जर्मनी आएगा। याद कीजिए जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर दिया था। किस पे अधिकार कर दिया था? ऑस्ट्रिया पर। ऑस्ट्रिया पर जर्मनी ने अधिकार कर लिया था। जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया बन रहे थे, ऑस्ट्रिया को अधिकार कर लिया था यहाँ पर। और हंगरी, हंगरी, हंगरी आए थे। हो गया। चलिए हंगरी, अब ये देश हो गया। अब बहुत जल्दी युद्ध खत्म होने वाला है। देखो युद्ध खत्म हो जाएगा। युद्ध क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बहुत जल्दी युद्ध खत्म होगा। ध्यान से देख लीजिए धुरी राष्ट्र कौन है, मित्र राष्ट्र कौन है, कौन क्या है। इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। हाँ बिल्कुल। अब देखो ध्यान से याद कीजिए, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या सेरेजेवो में कर दी जाती है और जिस कारण यह युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो युद्ध का मुख्य कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। लेकिन युद्ध इतना भयानक कैसे बढ़ गया? तो ध्यान से समझो। ये ससुरा जर्मनी है, ये क्या है? जर्मनी है। ये उठा ना, ये उठा तो धाए से मारा ब्रिटेन को, उसके बाद मारा फ्रांस को, उसके बाद मारा रूस को। देख रहे हैं, मार दिया, तीनों को मारा, धाए था। तो प्रथम विश्व युद्ध में सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाला कौन था? जर्मनी था। मारा। सोचिए, इसको शर्म नहीं लगा कि एक साथ इतने लोगों को मारा जाता है? इतने लोगों को मारना चालू किया। किसने मारा भैया? जर्मनी ने। अब देखो ये युद्ध तो चल रहा था, अब कौन जीतेगा कौन नहीं अब तक कोई फिक्स नहीं चल रहा था। जर्मनी भारी पड़ रहा था सारे लोगों के ऊपर। इधर भारत के लोग जो थे ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे थे। जर्मनी की टेक्नोलॉजी वगैरह सब चीज बढ़िया थी। लेकिन एक चीज बवाल हो गया। क्या चीज? समझिए ध्यान से। अमेरिका जैसे एंट्री मार दिया। जर्मनी ने एक गलती किया। जर्मनी इनको हरा दिया था। जर्मनी ने डंकरीत पे फ्रांस को भी हरा दिया था। रूस में थोड़ा सा जर्मनी कमजोर पड़ रहा था। लेकिन जर्मनी ने एक गलती किया। जर्मनी ने क्या किया? समझ में गया? 3-1 देश, फ्रांस को 2 दिन में हरा दिया था। खैर वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हराया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं। अब समझो ध्यान से, बाद में बर्बाद हुआ जर्मनी। समझो जर्मनी ने गलती क्या किया। एक जहाज जा रहा था अमेरिका का, उस पे हमला कर दिया इसने। जहाज का नाम था लुसितानिया। जहाज का नाम था लुसितानिया। जहाज का नाम लुसितानिया। इसमें 1000 से ज्यादा लोग डूब के मर गए। 1000 से ज्यादा लोग डूब के मर गए। 1000 से ज्यादा डूब के लोग मर गए। और ये मरे लोग कब? 1915 में। 1915 में जर्मनी ने इस पर आक्रमण कर दिया, लुसितानिया नामक जहाज पर। तो हम कहाँ लिखे? 2015, यहाँ 1915 लिख देते हैं। लुसितानिया नामक जहाज पर आक्रमण कर दिया। लुसितानिया नामक जहाज पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और इसमें 1000 से ज्यादा लोग मर गए। लुसितानिया जहाज अमेरिका का था। अब अमेरिका कहा कि अब हमें भी युद्ध में आना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका हम लोगों की तरह तो है नहीं कि धाए दे, अच्छा तुम हमें मारे, लो हम भी मार दिए। ऐसा नहीं होता है। उसने लुसितानिया जहाज के आक्रमण के बाद पूरा युद्ध की तैयारी की, हथियार जमा किया, पैसे इकट्ठा किया। क्योंकि उसी अमेरिका के थे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने कहा था कि अगर मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएंगे तो 4 घंटे मैं इंतजार करूंगा, उस कुल्हाड़ी की बेट को ठीक करूंगा, उसकी धार को तेज करूंगा और बचे हुए समय में मैं पेड़ को काटूंगा यहाँ पे। इसलिए जर्मनी के हमला करने के बाद भी अमेरिका ने जवाब नहीं दिया और इसने प्रण कर लिया कि हम युद्ध में आएंगे। और लुसितानिया जहाज में 1000 से लगभग 1100 लोग डूब के मरे थे। लुसितानिया जहाज को पनडुब्बी से मार के गिरा दिया था। उसमें लगभग 128 अमेरिकी नागरिक थे यहाँ पर, यूएसए के। अब अमेरिका ने कहा कि अब हम भी युद्ध में आएंगे और अमेरिका इस युद्ध में कूद जाता है। यूएसए इस युद्ध में कूद जाता है 1917 में। बताइए प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन आया था? अमेरिका आया था। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन आया था? अमेरिका। ये चोट्टा हथियार बेच रहा था रूस को। हाँ हाँ हथियार खरीदो, हथियार खरीदो। अरे फ्रांस तुमको भी जरूरत होगा, हाँ हाँ हमको पैसा दे दो, पैसा दे दो, हथियार लो, हथियार लो। ब्रिटेन तुम भी हो। वो इधर से बैठ के सबको हथियार बेच रहा था। जापान को भी, अरे तुमको भी चाहिए, लो 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 लो। खाली हथियार बेच रहा था। हाँ मारो 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 मारो। हिटलर वा देखा कि रे ससुरा तू नहीं, तो खाली हथियार बेचेगा, ले धाए दे मारा, ओकरो जहाज उड़ा दिया।
लेकिन अमेरिका का यार ये तो गड़बड़ आदमी है, अब तो हमें आना पड़ेगा। और अमेरिका कूद गया इस युद्ध में। और इस युद्ध में अमेरिका के आने के बाद 2 सालों में, 2 सालों, लुसुतानिया नहीं लिखा है, अरे यार जहाज लिखा है ना। अब तुम एक और चीज में देखोगे, यहाँ ध्यान से समझो, समझो ध्यान से, आगे बढ़े। यूके फ्रांस समझ में आ गया, धुरी राष्ट्र, जर्मन राष्ट्र। धुरी राष्ट्र, जर्मन राष्ट्र। सबसे लास्ट में इस युद्ध में कौन कूदा? अमेरिका कूदा। और उसके बाद धीरे 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 यह युद्ध का पासा पलटने लगा, और यह युद्ध अंततः समाप्त हुआ 1919 में वर्साई की संधि द्वारा। कौन सी संधि? वर्साई की संधि। वर्साई, वर्साई की संधि। यह युद्ध समाप्त हुआ वर्साई की संधि के द्वारा। 1919 में यह युद्ध वर्साई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। 1919 में यह युद्ध वर्साई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। और यह युद्ध दोबारा न हो जाए, इसलिए अमेरिका ने प्रयास किया कि कोई युद्ध दोबारा न हो। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने प्रयास किया कि ऐसा कोई युद्ध दोबारा न हो। इसलिए अमेरिका ने सोचा, सुनो ध्यान से, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे गांव का, अगर तुम्हारे गांव, आज सोचो, अगर तुम्हारे पापा को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाए, चीफ जस्टिस तुम्हारे पापा जी को बना दिया जाए, तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई सजा दिला पाएगा? ऐसे कल्पना करके देखो, तो तुम्हारा दबदबा रहेगा कि नहीं? अगर आपके पिताजी मुख्य मुख्य पंचायत पूरे भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाए, तो आपको लगता है कि आपका दबदबा रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ जी सर जी, बिल्कुल रहेगा। अमेरिका ने भी यही कहा। अमेरिका ने किया कि देखो भैया, वर्साई की संधि द्वारा युद्ध तो खत्म हो गया, दुनिया के लेवल पे एक ऐसा पंचायत बैठाया जाए जो पंचायत कंप्लीट हमारे अधिकार में होगा। इसलिए पूरी दुनिया मारपीट करेगी, इसी पंचायत के पास आएगी, और हम लोग के अंडर में ये पंचायत रहेगा। और हम लोग भी किसी को मारेंगे, काटेंगे, बम गिराएंगे, कुछ भी करेंगे, पंचायत इसी के पास आएगा और हम लोग निपटा देंगे। इसलिए एक 100 साल आगे का प्लान लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन एक पंचायत का गठन करते हैं। और 10 जनवरी 1920 को, 10 जनवरी 1920 को एक पंचायत का गठन होता है, जिसका नाम होता है लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन। और यही लीग ऑफ नेशन आगे जल के बन जाता है यूएनओ, यूएनओ, यूएनओ। ये यूएनओ का गठन ही इसलिए किया गया था कि पूरी दुनिया मिल के मारेंगे सब, और जिनको दिक्कत होगा आके चिल्लाएंगे, माई बाप बचा लीजिए। भारत को देखिए ना, हमारा पीओके को देखिए क्या करना है, यूक्रेन जाके कर रहा, हम क्या करें, फिलिस्तीन कर रहा, हम क्या करें, इजराइल मार रहा है, यूक्रेन यूक्रेन जा रहा है उसमें, यूएनओ में रूस मार रहा है। तो यूएनओ का मतलब यही है कि जो शक्तिशाली है धो उसको बढ़िया से। और ये लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया इसी उद्देश्य से। लेकिन लीग ऑफ नेशन द्वितीय विश्व युद्ध का रोक नहीं सका, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन को कन्वर्ट कर दिया गया यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। लीग ऑफ नेशन के जनक कहे जाते हैं वुडरो विल्सन। लीग ऑफ नेशन के जनक किसे कहा जाता है? वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन, अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन। लीग ऑफ नेशन के जनक कहा जाता है वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन। लीग ऑफ नेशन के जनक वुडरो विल्सन। एंटोनियो गुटेरस तो यूएनओ के महासचिव हैं यहाँ पे। आज देखो कितने समझदार थे सब, ये सब अपने हिसाब का पंचायत रखा है सब। अब आप कल्पना करो कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोई फैसला सुना दिया कि हाँ या ये ऐसा काम होना चाहिए, अब वो फैसला जाएगा यूएनओ में, तो ससुरा किस काम का इंटरनेशनल कोर्ट हो कि तुम्हारा फैसला जाएगा यूएनओ में? प्रथम विश्व युद्ध किसी को दिक्कत? प्रथम विश्व युद्ध में कोई दिक्कत तो बोलो, प्रथम विश्व युद्ध में किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए। प्रथम विश्व युद्ध में किसी को दिक्कत?
नहीं दिक्कत, सब पैसा का खेल है। हाँ हाँ बाबू देखो, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने लड़े थे? 37 देशों ने हमला किया था, युद्ध किया था। डायरेक्टली 37, इनडायरेक्टली बहुत लड़े थे। अर्थव्यवस्था के रूप में पूरी दुनिया को प्रभावित किया, इसलिए इसे युद्ध विश्व युद्ध कहा जाता है। ये विश्व युद्ध की शुरुआत ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या सेरेजेवो में कर दी जाती है। 28 जून 1914 को हत्या कर दी जाती है, और इसी के बाद ये प्रथम विश्व युद्ध चालू हो जाता है। मित्र राष्ट्र अर्थात एक्सियल राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान थे सब, जबकि धुरी राष्ट्रों में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी थे सब। इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी थे सब। इसमें सबसे बढ़ चढ़ के हमला कर रहा था जर्मनी। जर्मनी ने ब्रिटेन पर भी हमला कर दिया, फ्रांस पे भी हमला कर दिया, और रशिया पे भी हमला कर दिया। युद्ध लगातार लंबा चल रहा था, लेकिन 1915 में जर्मनी ने एक गलती किया, लुसितानिया नामक जहाज को मार के डुबा दिया, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। और इसी कारण 2 साल बाद 1917 में अमेरिका ने इस युद्ध में आया, और युद्ध में आते ही युद्ध को मित्र राष्ट्रों की ओर होने लगा, और धीरे धीरे 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा यह युद्ध कंप्लीटली समाप्त हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है 1919 के वर्साई की संधि द्वारा, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया जाता है। लीग ऑफ नेशन की स्थापना की जाती है, लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन। अब उसके बाद होती है वर्साई की संधि, और कहा जाता है कि वर्साई की संधि ही वह संधि थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दे दिया। वर्साई की संधि ही वह संधि थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दे दिया, क्योंकि वर्साई की संधि में ये जितने मित्र राष्ट्र थे, ध्यान से समझो, लुक एट मी, ध्यान से समझो, ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। वर्साई की संधि ऐसी संधि थी जो खतरनाक हो गई। वर्साई की संधि, यह संधि इन मित्र राष्ट्रों ने इसकी शर्तों को तैयार किया था। इन सारे मित्र राष्ट्रों ने मिलकर वर्साई की संधि जबरदस्ती जर्मनी के ऊपर थोप दिया। तो वर्साई की संधि को जर्मनी के ऊपर जबरदस्ती थोप दिया गया, और कहा गया कि जर्मनी कभी भी 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रखेगा, जर्मनी कभी भी वायुसेना नहीं रखेगा, जर्मनी कभी भी आधुनिक और खतरनाक हथियार नहीं रखेगा, जर्मनी के कोयला पर फ्रांस का अधिकार होगा, जर्मनी विदेशी निर्णय लेने में मित्र राष्ट्रों से पूछेगा। अर्थात वर्साई की संधि मित्र राष्ट्रों ने जबरदस्ती जर्मनी पे थोप दी, और यह संधि कोई संधि न होके बल्कि जर्मनी को कमजोर करने की एक संधि, एक जबरदस्ती समझौता था, जिस कारण जर्मनी तब तक बर्दाश्त कर रहा था जब तक जर्मनी में कोई शासक बढ़िया न आ जाए। जर्मनी में कोई शासक, क्या यह संधि, सोचिए, और यही संधि जो है अभी आप सीखिएगा ना, जैसे वर्साई की संधि है, यही संधि फिलिस्तीन के साथ इजराइल किया है, कि इजराइल ने संधि किया है कि फिलिस्तीन की सेना नहीं हो सकती है, वायुसेना नहीं हो सकती है, थल सेना नहीं हो सकती है, कोई हथियार नहीं रख सकता है, एयरफोर्स नहीं हो सकती है, एयरपोर्ट नहीं हो सकती है, नेवी का कोई जहाज नहीं हो सकता, विदेश मामले नहीं हो सकते, रेडियो नहीं हो सकता है, देश की मान्यता नहीं दी जाएगी। सेम वही संधि दोहरा दिया। अब यहां पर कोई ना कोई बड़ा शासक तो आने का इंतजार था। अब आप इंतजार करिए, बताइए वर्साई की संधि के तहत क्या ये वर्साई की संधि क्या भेदभाव नहीं थी? बिल्कुल भेदभाव थी। किसके साथ? जर्मनी के साथ। जर्मनी सेना नहीं रख सकता, वायुसेना, थल सेना में खतरनाक हथियार नहीं रख सकता, 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रखेगा, जर्मनी के कोयला पे अधिकार हो जाएगा फ्रांस का। इसी कारण जर्मनी बर्दाश्त कर रहा था, और 20 साल के बाद जर्मनी में उत्पन्न होता है हिटलर, और हिटलर ने वर्साई की संधि की सारी हदों को पार कर दिया, और कहा कि हमारी सेना रहेगी, नौसेना रहेगी, वायुसेना रहेगी, ब्रिटेन वायुसेना, जर्मनी वायुसेना भी रखेगा, पनडुब्बियां भी रखेगी, घातक हथियार भी रखेगा, और रखते गया, रखते गया, रखते गया, और वापस जर्मनी ने भी वही गलती कर दिया ससुरा जिसने प्रथम विश्व युद्ध में किया था। प्रथम विश्व युद्ध में सबको हमला कर दिया था एक के बार में, द्वितीय विश्व युद्ध में भी यही किया, एक के बार मारा, सबको हमला कर दिया। एक के बार में हमला नहीं करना चाहिए जी, धीरे धीरे करना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ बाबू, प्रथम विश्व युद्ध में किसी को दिक्कत है तो अब हम तुर्की का चलते हैं। हिटलर दादा की जय। हाँ हाँ, हिटलर दादा की जय। फर्डिनेंड की हत्या क्यों किया गया था? ऐसा अब देखो, राजाओं में तो एसेसिनेशन होते रहता है। कौन राजा, एक राजा दूसरे राजा को देखना नहीं चाहता था। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं तब तुर्की का देखते हैं। तुर्की तुर्की देखो बाबू, तुर्की के साथ तो बेचारों ने बर्बाद कर दिया। तुर्की जो था
प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की बेचारा बर्बाद हो गया, मुसलमानों को ऐसा बेवकूफ बनाया सब ना अंग्रेज सब। अब क्या कहिएगा, मुसलमानों को जितना बेवकूफ अंग्रेजों ने बनाया उतना कोई नहीं बनाया होगा। हालांकि मुसलमान लोगों में एक चीज है कि उनको अगर आप बता दीजिएगा कि ऐसे ऐसे है तो तुम ही को कह देंगे से तुम ही ज्यादा जानता है कहीं, हाँ तुम ही ज्यादा जानता है। हम लोग को देखो इतने बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, इनको ना मुसलमान, आज के मुसलमानों में गलती क्या हो रही है, उसे सब कुछ याद है, मतलब पहले वो क्या थे लेकिन आगे क्या करना उनके पास प्लान नहीं है। और यही का फायदा उठाया किसने, अंग्रेजों ने। ये है तुर्की, ये है तुर्की। अंग्रेजों ने कहा मुसलमानों से कि आप हमारा साथ दो, आप हमारा साथ दो, आप हमारा साथ दो, अगर प्रथम विश्व युद्ध हम जीत जाएंगे तो तुर्की का विभाजन होने नहीं देंगे। क्योंकि अमेरिका कहता था कि तुर्की पे हम अधिकार कर लेंगे, फ्रांस ब्रिटेन रूस कहता था तुर्की पे हम अधिकार करेंगे, फ्रांस कहता था हम अधिकार करेंगे, ब्रिटेन कहता था हम अधिकार करेंगे, जर्मनी कहता था हम करेंगे, इटली कहता था हम करेंगे। और ये तुर्की पूरी तरह बर्बाद हो गया था, तुर्की पूरी तरह बर्बाद हो गया था। तो मुसलमानों ने भी क्या किया, जम के साथ दिया ब्रिटेन का कि भैया तुर्की को कुछ होने मत दीजिएगा, तुर्की को कुछ मत होने दीजिएगा। तो मुसलमानों ने तुर्की का, ब्रिटेन का बहुत साथ दिया था तुर्की में। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है, जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है, 1920 में एक संधि होती है सेवर्स की संधि। 1920 में एक संधि होती है सेवर्स की संधि, सेवर्स की संधि, सेवर्स की संधि होती है। और इस संधि के तहत तुर्की को ये सब आपस में बांट लेते हैं। रूस कहता है कि ये एरिया मेरे पास में है, हम इतना रख लेते हैं। अच्छा, फ्रांस कहता है अच्छा तो ये हम रख लेते हैं, अमेरिका कहता है ये हम रख लेते हैं, ब्रिटेन कहता है इतना हमको दे दीजिए, इतना हमको दे दीजिए, इतना सब मांगते 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 हमको दे देते हैं सब। यहाँ समझा गया कि नहीं, सब आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं, आपस में क्या कर लेते हैं, सब बांट लेते हैं सब। अब मुसलमानों का दिल टूट गया, मुसलमानों का दिल टूट गया। आज भी देखिएगा ना, मुसलमानों को आज के दौर में भी मुसलमानों को चाहिए कि उनका कोई एक ऐसा लीडर हो जिसके बदौलत वो अपना सब कुछ सौंप दे। वो खुद नहीं आगे बढ़ना चाह रहे, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो कुछ भी। भारत में भी राजनीतिक रूप में देखिएगा ना, मुसलमान अपने लिए अपना राजनीतिक रूप से पतन के कगार पे चल गया है। आज अगर वो चाहे तो कोई एक बात मनवाने के लिए नहीं मनवा सकते हैं। जैसे किसानों ने अपनी बात मनवा ली थी कि नहीं, 2013 के 14 में आसपास में जाट आंदोलन हुआ था, उन्होंने अपनी बात मनवा ली थी। महिलाओं के लिए आरक्षण की बात हो गई थी। आज दलित समाज अपनी बात मनवा लेता है, लेकिन ये नहीं मनवा पाते। रीजन ये अब किसी राजनीतिक पार्टी के पीछे लगू हो गए हैं। और यही ये अंग्रेजों के समय से होते चला रहा था। आप यूपी में देखिएगा, बिहार में देखिए, बंगाल में देखिए, या भारत लेवल पे देखिए, मध्य कहीं पे भी देखिए, वो किसी ना किसी एक राजनीतिक पार्टी के पीछे लगू के टाइप के हैं। तो ये राजनीतिक रूप से कमजोर हो गए थे। इसलिए वहां पर सेवर्स की संधि जो हुई थी, तो भारत से सारे मुसलमान खिलाफ हो गए। और याद कीजिए, भारत में खिलाफत आंदोलन चला था 1919 से 1920 के बीच में। बताइए याद है कि नहीं, आगे बढ़े। खिलाफत आंदोलन चालू हुआ, बाद में विश्व लेवल पे दबाव बना जाने लगा ब्रिटेन पे, विश्व ने दबाव बनाए जाने लगा ब्रिटेन पे कि तुर्की का विभाजन क्यों किया। तो ब्रिटेन ने कहा अच्छा, मैंने आप लोगों को इतना बुद्धि हो गया कि हम लोग को सता देंगे, देखिए हम कैसे गेम खेलते हैं, कैसे गेम खेलते हैं। कहा कि रुको, तुर्की का विभाजन रद्द, सारी सेना लौट जाओ। और 1923 में तुर्की में गणराज्य घोषित कर दिया। तुर्की को क्या घोषित कर दिया, गणराज्य, कि चुनाव जो जीतेगा वही तुर्की का शासक होगा। जबकि तुर्की का शासक एक धर्मगुरु होता था, उसका नाम होता था खलीफा। जैसे कि वेटिकन सिटी में कोई चुनाव ना होके वहां का जो धर्मगुरु होता है, पोप होता है, वही वहां का शासक होता है, और पूरे ईसाई उनकी बात को मानते हैं। उसी तरह तुर्की में खलीफा बैठते थे जिसका पूरा मुसलमान बात मानते थे सब। इसलिए ब्रिटेन ने कहा कि एक काम करो, मुसलमानों की इन मसीहा को ही खत्म कर दो, बाद में मुसलमान अपने से बिखर जाएंगे सब। तो तुर्की के खलीफा को कहा कि नहीं, खलीफा रहेंगे लेकिन खलीफा का चुनाव होगा। खलीफा का क्या होगा, चुनाव होगा। और 1914 में ना संविधान बना, 1924 में क्या बना दिया, संविधान बना दिया। और संविधान बना के कह दिया कि खलीफा कोई डिसीजन नहीं ले सकते, जो मंत्रिमंडल कहेगी
कि खलीफा वही करेंगे, और खलीफा के कनपट्टी पे बंदूक रख के कहा कि शांति से मान लीजिए ना तो उड़ा देंगे हम, बहुत प्रथम विश्व युद्ध देखे हैं, खलीफा भी मान गए इस बात को। और यहाँ पे कह दिया गया ये मुस्लिम राष्ट्र था, इसे सेकुलर घोषित कराया गया, और वेस्टर्न ने अपनी अपनी कल्चर थोप दिया। यहाँ स्कूल में स्कर्ट पहन के घूमो, आधा पहन के घूमो, उघारे घूमो, या फिर फ्रांस ये सब यूरोपियन कल्चर की तरह उघारे घूमो, बाप माई के सामने ऐसे नंगटे घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन लोगों ने इसके ऊपर थोप दिया और इसके जबरदस्ती मनवा दिया तुर्की के पास, यहाँ पर तुर्की का विभाजन करके यहाँ पे। तो बताइए तुर्की का विभाजन किस संधि के तहत हुआ था? सेवर्स की संधि। लेकिन दबाव में सेवर्स की संधि को हटाना पड़ा। तुर्की में गणराज्य 1923 में आया और तुर्की में संविधान 1924 में आया, और यहाँ के जो खलीफा थे मुस्तफा कमाल पाशा को, उन्हें जबरदस्ती इस संविधान को मानने के लिए विवश कर दिया गया। मुस्तफा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का जनक कहा जाता है या आता तुर्क कहा जाता है। अभी देखिएगा तुर्की में यूरोपियन कल्चर पूरा भरा हुआ है। तो ब्रिटेन वाले को ये लोग दबाव बनाने गए थे, ब्रिटेन वालों को दबाव बनाने गए थे। सेवर्स की संधि है, सेवर्स की संधि। मुस्तफा कमाल पाशा को राष्ट्रपति बना दिया। ये बताओ भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या कर पा रही हैं? या भारत की राष्ट्रपति इससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे, उससे पहले प्रतिभा पाटिल थी, ये क्या नाम है हमारे दादा पश्चिम बंगाल के, अरे दादा का नाम प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, क्या किए लोग? एक राजेंद्र प्रसाद और एपीजे अब्दुल कलाम की बात छोड़ दीजिए, तो क्या ही पावर है राष्ट्रपति को। तो मुस्तफा कमाल पाशा को खलीफा के बाद से राष्ट्रपति बना दिया। उसके बाद से तुर्की में इतना तांडव कर दिया, यूरोपियन कल्चरों को भर दिया वहां पर। और वहां का कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन वाले ने बनाया सोचिए, इसने बनाया का कॉन्स्टिट्यूशन, इसने बनाया, कहा कि तुम इसको मानो। आप सब लोग को समझ में आ गया? प्रथम विश्व युद्ध और तुर्की का विभाजन। अब हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व तुर्की का विभाजन समझ में आ गया। 1920 सेवर्स की संधि, 1923 गणराज्य, 1924 ब्रिटेन से रेडीमेड संविधान बन के आ गया। यहाँ के खलीफा जो धार्मिक गुरु होते थे उन्हें हटा दिया गया और खलीफा को वहां का राष्ट्रपति बना दिया गया और कह दिया गया राष्ट्रपति कोई काम नहीं कर सकते। अब मुस्तफा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्क का जनक कहा जाता है। ये देखिए, और ये हम प्रथम विश्व युद्ध बता दिए थे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जून 1914 से हुई थी, जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेरेजोवो में कर दी गई थी। इस युद्ध के बाद दो देशों में बढ़ गया था। मित्र राष्ट्र के अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और जापान था यहाँ पे, जबकि धुरी राष्ट्रों में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी था। इस युद्ध में जर्मनी बहुत बढ़ चढ़ के हमला कर रहा था। जर्मनी ने ब्रिटेन पे भी किया, जर्मनी ने फ्रांस पे भी किया, जर्मनी ने अमेरिका पे भी हमला कर दिया, रूस पे भी हमला कर दिया। लेकिन अमेरिका के जहाज लुसितानिया पे हमला करने से अमेरिका सबसे लास्ट में इस युद्ध में आया और इस युद्ध में आने के बाद एक तरफा जीत होने लगी मित्र राष्ट्रों की। और 1919 के वर्साई की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया गया। वर्साई की संधि जबरदस्ती जर्मनी के ऊपर थोप दी गई थी। जर्मनी के कोयला को फ्रांस ले गया। जर्मनी पे युद्ध में जितना मित्र राष्ट्रों का खर्चा हुआ था वो पैसा जर्मनी से लिया गया। सोचिए, जितना इनको युद्ध लड़ने में पैसा लगा तो सारा पैसा जर्मनी से लिया गया कि जर्मनी को पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा। जर्मनी का कोयला फ्रांस लेके चला जाएगा। जर्मनी हथियार नहीं रखेगा, सेना नहीं रखेगा, वायुसेना पनडुब्बी खतरनाक हथियार नहीं रखेगा। यहाँ पे नाच दिया सब यहाँ पे। और बना दिया गया कौन सी पंचायत को बना दिया गया लीग ऑफ नेशन। और लीग ऑफ नेशन जाके देखता था जर्मनी को टुकुर टुकुर, सेना नहीं ना रख रहे हो, अच्छा नहीं रख रहे हो, वायुसेना नहीं ना रख रहे हो, नहीं रख रहे, घातक हथियार नहीं ना रख रहे हो, नहीं रख। हमारे अब्बू देखेंगे, हमारे अब्बू जांच करेंगे। अब्बू क्या करेंगे? जांच करेंगे, कहीं तुमने ऐसा सेना तो नहीं रख दिया। अब्बू से जाके बता, नहीं अब्बू ऐसा कुछ नहीं करा, मारा धो दिया। यहाँ पे कहा कि जाके अब्बा को बता देना। आपने हिटलर आया ना, जाके बोला अब्बा को जाके बता देना कि हम सेना भी रख रहे हैं, समझ में आ गया कि नहीं, पनडुब्बी भी रख रहे हैं और कोई पैसा भी नहीं देंगे, हम हमला भी करेंगे। यहाँ पे जाके बता देना अब्बू। किसी को दिक्कत? सर ये तो पूरा बकलोल बना दिया। नहीं, पूरा बकलोल नहीं बनाया। बकलोल को बकलोल नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? सर जर्मनी फिजा अख्तर, सर जर्मनी इतने खतरनाक शर्त को मान लिया था। कनपट्टी पे बंदूक रख के मनवाएंगे तो क्या ही नहीं माना जाएगा? कनपट्टी पे बंदूक रख के मनवाएंगे तो क्या नहीं माना जाएगा? यहाँ समझ में आ गया?
अब देखते हैं हम लोग जर्मनी इटली का एकीकरण पढ़ा दिए थे, अब इटली में फांसीवाद कैसे होगा, और जर्मनी का एकीकरण बता दिए थे, अब जर्मनी में नाजीवाद कैसे होगा, और यही फांसीवाद और नाजीवाद दोबारा जन्म देंगे द्वितीय विश्व युद्ध को। तो अब हम लोग को पढ़ना है इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण जब बता देंगे तब चालू होगा द्वितीय विश्व युद्ध। चलिए अगला क्लास